नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हम पिछली क्लास में पश्चक्रियात्मक चरण तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके आगे हैं शिक्षण के सामान्य नियम। शिक्षण के सामान्य नियम, शिक्षण के क्या क्या नियम होते हैं, शिक्षण करवाते वक्त हमें किन सामान्य नियमों का ध्यान रखना होता है, उनको लेकर आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शिक्षण के सामान्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है बाल केंद्रीयता का नियम। बाल केंद्रीयता का मतलब क्या होता है? बाल केंद्रीयता का नियम अर्थात जो शिक्षण होता है ना, उसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है और बालक को केंद्र में रख के ही शिक्षण करवाया जाता है। बालक को केंद्र में रखने का मतलब क्या है कि जो भी शिक्षण में जो नियम हम अप्लाई करते हैं, जो हम शिक्षण करवाते हैं, शिक्षण करवाते वक्त जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, उनमें बालक मेन होता है। बालक को ध्यान में रखकर ही बाकी सारी एक्टिविटी की जाती है कि भाई बालक कंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि नहीं, बालक को कैसा ज्ञान मिल रहा है। मतलब हर चीज़ है वो बालक पर ही क्या होती है, केंद्रित होती है, और इसे ही क्या बोला जाता है, बाल केंद्रीयता का नियम। और नंबर 2 होता है नियोजन का नियम। नियोजन का नियम, नियोजन का नियम, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग मतलब शिक्षण जब हम करवाते हैं तो हर चीज़ हमारे पहले से क्या होनी चाहिए, प्री प्लान्ड होनी चाहिए। मतलब पहले से सब कुछ तय होना चाहिए कि भाई हम जो पूर्व उद्देश्य हमने जो निर्धारित किए हैं कि भाई आज की क्लास के लिए हमने कौन से उद्देश्य निर्धारित किए हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हमको करनी है, कैसे करनी है, किस विधि का चयन करना है, कैसे शिक्षण करवाना है, साथ में क्या क्या शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, इन सब चीज़ों को पहले से ही क्या किया जाता है, प्री प्लान किया जाता है। ये चीज़ आती है नियोजन के नियम के अंतर्गत। ठीक है, और नंबर 3 पर आता है उद्देश्यों की विशिष्टता और निश्चितता का नियम। उद्देश्यों की विशिष्टता, उद्देश्यों की विशिष्टता ऑब्लिग निश्चितता का नियम। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि पहले से ही उद्देश्य क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उद्देश्यों के विशिष्ट मतलब कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पहले से ही क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अर्थात उद्देश्य पहले से ही शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उद्देश्य मालूम ही नहीं है, जाकर क्लास में एंटर कर दिया, शिक्षण करवाना शुरू कर दिया और पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है और आज हम जो पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा किन टारगेट को अचीव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्देश्यों की पहले से ही क्या होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए और उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही किया गया होना जरूरी है। नंबर 4 पर आता है लचीलेपन का नियम। लचीलेपन का नियम क्या होता है? लचीलेपन का नियम होता है कि आपने शिक्षण के लिए कितने भी नियम क्यों ना तय कर दिए हों, लेकिन जब क्लास में जाने के बाद आपने बच्चों की मनःस्थिति देखी, बच्चों का लेवल देखा, आपने जो प्री प्लान्ड किया पहले से, उसके अनुसार आप पढ़ाते गए, फिर बच्चों के हाव भाव से आपको लगा कि नहीं यार, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है और बच्चे इस विधि को लेकर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हालांकि मैंने नियोजन के नियम के अंतर्गत अर्थात प्री प्लान में बताया था कि भाई हमें पहले से सब कुछ तय रहना चाहिए कि कौन सी विधि काम में लेनी है कि नहीं लेनी है। और आप क्लास में गए, जाने के बाद उस विधि का प्रयोग किया, आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें मैं आगमन विधि से ना करवा के निगमन से कराऊं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको लचीलापन दर्शाना चाहिए। आप क्लास की जो तत्कालीन स्थिति है उसके अनुसार अपने निर्णयों में क्या कर सकते हो, बदलाव भी कर सकते हो। और बच्चों के प्रति भी थोड़ा बहुत शिक्षक को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कई होते हैं टीचर मतलब ऐसे बताते हैं स्टाफ में कि भाई मेरी क्लास में मैं बच्चे को सांस ही नहीं लेने देता, हिलने ही नहीं देता, मेरी क्लास में बच्चे चूँ ही नहीं करते। तो वैसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को हल्का फुल्का क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए अपने नियमों के प्रति वगैरह वगैरह, ताकि बच्चों की जो तत्कालीन स्थिति हो उनके अनुसार अपने आप को बदला जा सके। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नंबर 5 नंबर पर है आपके पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि भाई पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। तो इसमें यह होता है कि शिक्षक को अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि पिछले साल हमने इसमें इस विधि का प्रयोग किया था, उससे ऐसा रिजल्ट आया, तो इस बार उससे पिछले साल इस विधि का प्रयोग किया तो उससे और बेहतर रिजल्ट आया। तो अब कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी, मतलब। और इतने साल हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते, हम बच्चों से सीखते भी हैं कि भाई किस प्रकार के बच्चे को कैसे टैकल करना है। अलग अलग खोपड़ी के मतलब विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो किसको किस हिसाब से हैंडल करता है। तो मतलब अपने जो पूर्व अनुभव होते हैं उनका भी हमें लगातार क्या करते रहना चाहिए, शिक्षण में उपयोग। ये होता है पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। नंबर 6 पर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के पोषण का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता
के पोषण का नियम, विभिन्नता के पोषण का नियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या क्या होती है कि भाई देखो, बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और सबकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो भी अलग अलग होती है। सबका जो व्यक्तित्व होता है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। समायोजन क्षमता होती है वो भी सभी की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लास में पढ़ाते वक्त व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान में रखना चाहिए कि भाई क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल एक इस तरह का है, कुछ का सामान्य है, कुछ का निम्न है। तो हमें उन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही शिक्षण स्तर या एक ही जो मतलब लेवल के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षण करवाए जा रहे हो, तो मतलब उससे जो ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले हैं और उससे कम बुद्धि लब्धि वाले हैं, उन दोनों का ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और कोई बच्चा जैसे जिसको समायोजन में कठिनाई हो तो उसका भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, पर्सन टू पर्सन है, वो जरूरी नहीं कि सभी सेम ही हो। तो कुछ बच्चे थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो मतलब हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि लगभग पूरी क्लास के बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या करे, पोषण करे, अर्थात मतलब उनके व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या करे, पूर्ति करे। उन सभी को क्या फील हो, कंफर्टेबल फील हो। ये नंबर 6 रूल था, ठीक है। नंबर 7 है कि सक्रिय सहयोग का नियम। सक्रिय सहयोग का नियम ये कहता है कि भाई जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी क्लास में सक्रिय एनरोल रहने चाहिए। जैसे शिक्षण करवा रहे हो आप शिक्षण करवाते जा रहे हो और बच्चे निष्क्रिय हैं, बस सुनते जा रहे हैं, बच्चों का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई बच्चे हैं वो भी क्या हो, एनरोल हो। आप प्रश्न पूछो, बच्चे जवाब दे, मतलब क्लास है वो पूरी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इसे बोलते हैं सक्रिय सहयोग का नियम। मतलब पूर्णतः क्लास क्या होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दिया, बीच बीच में आप पूछते जा रहे हो कि बताओ तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, आपके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे क्या होना चाहिए, क्लास में सक्रियता होनी चाहिए। ये होता है सक्रिय सहयोग का नियम। मतलब पूरी क्लास एक तरफा नहीं चलनी चाहिए कि बस पूर्णतः शिक्षक प्रभुत्ववादी क्लास नहीं होनी चाहिए कि बस शिक्षक का प्रभुत्व है, मास्टर एक ही धारा प्रवाह के साथ बोला जा रहा है और बच्चे नकल करते जा रहे हैं, फोटोकॉपी निकाल रहे हैं बस। तो वो रद्दी इकट्ठी करने से उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और नंबर 7 नंबर हो गया। 8 नंबर है अभिप्रेरणा तथा रुचि का नियम। अभिप्रेरणा तथा रुचि का नियम, ये नियम क्या कहता है, अभिप्रेरणा तथा रुचि का नियम, यह नियम कहता है कि मतलब क्लास में एक तो बच्चों की रुचि का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। रुचि ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई किस बालक की किस किस फील्ड में रुचि है, कैसे है। और जो कोई रुचि करके कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो थोड़े टिपिकल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको अलग हिसाब से आपको पढ़ाना चाहिए, अलग तरीके से उनको पेश करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कभी कभी बच्चों की क्लास में रुचि थोड़ी आपको कम होती महसूस हो तो हल्का फुल्का इंटरटेनमेंट भी करवाना चाहिए और वापस टॉपिक पर आ जाना चाहिए। यह नहीं कि पूरा इंटरटेनमेंट में आपने पूरा पीरियड निकाल दिया, ऐसा नहीं। आपको अपने मूल उद्देश्य से भी नहीं भटकना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन का भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कि भाई बच्चे डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे, तो उनको लगातार अभिप्रेरणा भी मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। और जैसे बोला भी गया है कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का क्या है, सर्वोच्च राजमार्ग है। तो इस कारण अभिप्रेरणा का भी शिक्षण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसको भी आप प्रॉपर वे में ध्यान में रखें, ठीक है। नंबर 9 है उचित तथा अनुकूल वातावरण का नियम। उचित तथा अनुकूल वातावरण का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि आपको क्लास में जाते ही पहले एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। माहौल क्रिएट, एक उचित और अनुकूल वातावरण है वो आपको क्रिएट करना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप क्लास में गए और क्लास में जाते ही सीधा ही बोर्ड पर शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले जाओ, जाते ही जस्ट गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून वगैरह जो भी हुआ उनको सिट डाउन बोला आपने, सब बैठे, फिर भाई सभी कैसे हो, है कि नहीं, सब ठीक है, बच्चों के हाव भाव देखे, जैसा कि हमने प्रत्यक्षण में पढ़ा था, ठीक है ना। प्रत्यक्षण में यही तो पढ़ा था कि बच्चे हैं वो शिक्षक के हाव भाव जानते हैं और शिक्षक बच्चों के हाव भाव जानता है। तो उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को कोई मतलब जैसे मायूस बैठा दिखाई दे रहा है कोने में, तो उससे पूछ लिया कि भाई क्या दिक्कत है, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। ये पूछने के बाद कि भाई कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, कल आपने क्या सीखा था, इसके आगे हम ये सीखेंगे, और जो हम ये सीख रहे हैं ये किस जगह काम में आता है। जैसे आपने कोई ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाना है तो आप पहले उसको लेकर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, बताइए कि देखो हवाएं इस प्रकार चलती है तो ऐसा क्यों होता है। और एक वो बोलने की भी कला होती है, मतलब ऐसे बताते हैं तो ऐसे बच्चों को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। तो ऐसा करने पर पूरी क्लास का क्या हो गया, ध्यान एकाग्रचित हो गया। अब उसके बाद में अपना टॉपिक शुरू कीजिए, तो उसे बोलते हैं उचित तथा अनुकूल वातावरण,
ठीक है, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसका ये मान लो मेरी नज़र में तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी का पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और नंबर 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर है आपके आवश्यकता अनुसार आवर्ती एवं अभ्यास का नियम। आवश्यकता अनुसार आवर्ती एवं अभ्यास का नियम। आवर्ती एवं अभ्यास का नियम। अब देखिए इसमें आवर्ती और अभ्यास इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखो जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ गया तो उसकी एक तो आप उसको एक बार समझा के दूसरी बार उसका क्या कीजिए, रिपीटेशन कीजिए, अर्थात तो उसकी आवर्ती कीजिए। साथ ही साथ सभी प्रश्नों को आप स्वयं हल करने की बजाय कुछ प्रश्न बच्चों को भी हल करने के लिए दीजिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन करवा दिया और उससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन बच्चों से करवाई कि इसको सोल्व करो, फिर इसको करो, फिर इसको देखो, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझसे पूछो, वापस ऐसे। तो वो क्लास भी इंटरेक्टिव भी हो जाएगी, सक्रिय सहयोग भी लागू हो जाएगा और इससे बच्चों में रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे जैसे बच्चों से क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे उनको इंटरनल मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, और अनुकूल वातावरण तो आपने पहले बना ही दिया और ये आवर्ती और ये अभ्यास हो गया। तो इन 10 नियमों को ध्यान में रखें तो शिक्षण है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं शिक्षण के सामान्य नियम। देखो शिक्षण के नियम अलग हैं और शिक्षण के सूत्र अलग हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है शिक्षण के सूत्र। तो शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण का पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात का नियम। ज्ञात से अज्ञात का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि बच्चे को सबसे पहले वो जो चीज जानता है उसके बारे में बताओ। जैसे आपको कोई चीज पढ़ानी है कि बाहर के देशों में ये चीज ऐसे होती है, तो सबसे पहले बच्चे को, अब वो तो ये तो नहीं जानता कि विदेशों में कैसी होती है, उसने कभी विदेश में जाके नहीं देखा, तो सबसे पहले बताओ कि देखो अपने गांव में वो चीज ऐसे होती है, तो इसको बड़े स्तर पर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, फिर इससे बड़े स्तर पर, और तो अब देखो इतनी बड़े स्तर पर यहाँ पर उत्पादन करना भाई ऐसे सक्षम नहीं है हम लोग, तो अब देखो विदेशों में इसको इस प्रकार से किया जाता है, ऐसे किया जाता है। पहले जो बालक अपने नॉर्मल वातावरण में देखता है उसका उदाहरण दो और उस उदाहरण के आधार पर महानगरों का, विदेशों का उदाहरण दो। मतलब पहले जो वो चीज जानता है, जो उसकी देखी हुई है, उसके इर्द गिर्द बात को घुमाओ और फिर बोलो कि देख ये ऐसे ही वहां पर होता है। इस चीज को ये बोलते हैं। अब जैसे आपको टेस्ला कार के बारे में बताना है, अब टेस्ला कार बच्चे की देखी हुई नहीं है कि इलेक्ट्रिक कैसी होती है, तो फिर बोलेंगे कि भाई देखो गांव में उनकी फलान जी की कार देखी कि हाँ, तो देखो वो ठीक वैसी है, उसका क्या है थोड़ी सी आगे से लंबी है और उसमें क्या है वो इनमें पेट्रोल डालते हैं और उसमें क्या है उसमें लाइट से चलती है वो, और उसके ऊपर छत पर क्या लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा हुआ है, और साथ में आगे सारा ये इंजन और बैटरी वगैरह है, और फिर बैटरी से ये वापस क्या होती है, चलती है, आगे से आगे रन करती है। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात। नंबर 2, सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले बालक को आप क्या करो, सरल विषय वस्तु सिखाओ, ठीक है, और उसके बाद में तर आगे कठिन विषय वस्तु की ओर बढ़ो। नंबर 2 पर है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, तो पूर्ण से अंश की ओर का क्या मतलब है? मैंने बताया था कि अंश की तुलना में पूर्ण क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे आपके आगे से कोई कार निकली, तब आपसे पूछे कि उसका टायर कैसा था, तो आप उसके अंश के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते हो कि कार बहुत अच्छी थी, रेड कलर की थी, ठीक है। तो फिर आपको धीरे धीरे बताया कि देखो उसकी स्टीयरिंग ऐसी है, फिर उसका बताया कि मतलब उसके टायर ऐसे हैं, तो इनको मिलाकर ये इतनी सुंदर दिखती है। तो पहले उसके पूर्ण वस्तु के बारे में, मतलब पहले पूरा के पूरा बड़ा पार्ट है उसके बारे में बता दो कि ये मोटे मोटे तौर पर ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये कंटेंट ऐसा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा है। जैसे राजस्थान के बारे में पढ़ना है कि देखो बच्चों राजस्थान है वो इस प्रकार का है, इसकी विषम चतुष्कोणीय वगैरह आकृति है, इसकी ये सीमा यहाँ लगती है, इधर पाकिस्तान है, इधर पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है, ऐसे बता दिया। फिर धीरे धीरे इनके इतने जिले टच करते हैं, फिर ये जिले इस प्रकार हैं, इनकी जलवायु ऐसी है, इस प्रकार से ये हवाएं चलती है, अरावली पर्वतमाला ऐसे। तो पहले तो पूरे के बारे में बताया और फिर धीरे धीरे उसके अंश की ओर बढ़े, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, ये सूत्र है। नंबर 4 पर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले कोई विशिष्ट चीज बताओ कंटेंट को लेकर और फिर धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ो, सामान्य की ओर बढ़ो, ठीक है। कैसे? जैसे आपको बताना है कि भाई ये चीज, जैसे विशिष्ट चीज, पहले विशिष्ट चीज ये बताई कि देखो ये मोहन जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद सोहन जी की, उनकी भी मृत्यु हो गई, काड़ू ये पिछले साल चलता रहा, ठीक है। तो ये विशिष्ट नाम बताए कि हाँ देख उसकी भी मृत्यु हो गई, राधा की भी पिछले साल डेथ हो गई, अभी देख लो अभी इन दिनों में गीता की डेथ हो गई। तो ये विशिष्ट बताए और उसके बाद में एक सामान्य नियम दे दिया कि इस प्रकार सभी मनुष्यों का
एक दिन मृत्यु क्या है, ते है, ये अंतिम सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझ गए ऐसे। और नंबर 5 पर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इसमें क्या हो, पहले प्रत्यक्ष चीज दिखाओ, पहले जो प्रत्यक्ष हो रहा है, आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है, उसके बारे में बताओ कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे। पहले प्रत्यक्ष चीजों के बारे में बता दिया। अब फिर जो चीजें नहीं दिखी, जो चीजें उनकी नहीं देखी हुई है, उनके बारे में उसका क्या करो, वर्णन करो। तो प्रत्यक्ष जो उसके आंखों के सामने है, जो उसका देखा हुआ है, जिसको वो जानता है, उसके बारे में बताओ। और फिर वो जो नहीं जानता है उसके बारे में बताओ। तो ये हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। नंबर 6 नंबर पर है नजदीक से दूर की ओर। नजदीक से दूर की ओर, तो पहले वही ये नियम है, पहले उसके आसपास की जो चीजें वगैरह है, पहले मतलब नजदीक नजदीक का बताओ उसको, फिर उसके आधार पर दूर का बताओ। तो ये नजदीक से दूर की ओर। नंबर 7 मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक की ओर। मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक की ओर। ठीक है, और इसके बाद में आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, अभी बता रहा हूँ नोट्स आपको। तो ये चीज है, तो इनको हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। ये जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, इन सबको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। देखो, शिक्षण के सामान्य नियम, बाल केंद्रीयता का नियम, नियोजन का नियम, उद्देश्यों की विशिष्टता और निश्चितता का नियम, लचीलेपन का नियम, पूर्व अनुभवों का नियम, पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता के पोषण का नियम, सक्रिय सहयोग का नियम, अभिप्रेरणा तथा रुचि का नियम, उचित तथा अनुकूल वातावरण का नियम, आवश्यकता अनुसार आवर्ती एवं अभ्यास का नियम। उसके बाद शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और नजदीक से दूर की ओर, मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके बाद में आते हैं शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के स्तर हैं, देखो सबसे लो कैटेगरी का होता है। सबसे लो कैटेगरी में कौन सा आता है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया था, हार्बर्ट ने। उसके बाद में मिडल लेवल में आता है, मिडल मध्य स्तर का होता है अवबोध स्तर, और इसको किसने दिया था, मॉरिसन ने। और चिंतन स्तर आता है, सबसे उच्च स्तर है, ठीक है, हायर। और इसमें आता है चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर किसने दिया, हंट ने। ठीक है, अब देखो ये पीडीएफ है, इतनी अच्छी पीडीएफ बना रखी है। तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां पे जाके आप ले सकते हो। और वहां से यदि ओपन नहीं हो तो इन पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो शिक्षण के 3 स्तर माने जाते हैं, कौन कौन से, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। अब देखो इन शिक्षण के तीनों स्तर हैं जिन्हें साधारण से जटिल की ओर क्रमबद्ध किया जा सकता है। सबसे साधारण होता है स्मृति स्तर, उससे थोड़ा जटिल होता है अवबोध स्तर, और सबसे जटिल क्या होता है, चिंतन स्तर। मतलब ये इस प्रकार से इनकी जटिलता का क्रम क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो, तो जिन्हें साधारण से जटिल की ओर क्रमबद्ध किया जा सकता है, नंबर 1 पर है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर है ना, ये सबसे साधारण स्तर है। अब इसमें क्या होगा, स्मृति स्तर में सिर्फ चीजों को याद करने पर जोर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ याद करने पर जोर, कि बस जो चीज है उसको रट लो है, जैसे जैसे दिमाग में क्या कर लो, उन जो डाटा है उनका भंडारण कर लो। और ये सबसे साधारण स्तर है, यह शिक्षण का सबसे साधारण स्तर होता है। इसे सामान्यतः विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं पर प्रयोग में लिया जाता है। प्राथमिक कक्षाएं होती है ना, तो उनमें क्या लिया जाता है, इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब प्राथमिक स्तर पर कैसे उपयोग में लिया जाता है, जैसे देखो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा जाएगा तो उसको क्या है कि ज़्यादा ऐसे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो क्या करेंगे, बच्चे को हर चीज़ पहली बार सिखाई जा रही है। कुछ भी चीज़ बताए कि बेटा ग्रह ये होते हैं, तो वो ग्रह के बारे में नहीं जानता, उपग्रह ये होते हैं, नहीं। तो उसके एक तरीके से क्या होता है, प्राथमिक स्तर तक, 5वीं तक के स्तर पर बच्चों में सिर्फ डाटा को ठूंसा जाता है एक तरीके से। समझ गए आप, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी नामों से परिचित हो जाए, कि फल ऐसे होते हैं, ये वो फल है, ये कलर है, इस कलर को इस प्रकार से बोलते हैं कि ये ब्लू है, पिंक है, सब कलर का परिचित करवाया जाता है। आकाश ऐसा होता है, ब्रह्मांड इसको बोलते हैं, पहाड़ ऐसे होते हैं, नदियाँ ऐसी होती है, और रेगिस्तान ऐसे होते हैं। तो हर चीज़ का उनको क्या करवाया जाता है कि सबसे पहले उनको परिचित करवाया जाता है। तो परिचित करवा रहे हैं तो फिर भाई डाटा डालना पड़ेगा ना दिमाग में, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में इसका क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है।
इस शिक्षण में अध्यापक का उद्देश्य होता है छात्रों के मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडारण करना होता है कि जरूरत पड़ने पर बालक उन सूचनाओं को पुनः उत्पादित कर सके। पुनः उत्पादित कर सकने का मतलब क्या है, वो उन चीज़ों को पहचान जाए और ज़रूरत पड़ने पर उन चीज़ों का मतलब नाम का दोहरान कर ले, उनको बोल दे, किसी को बता दे। तो ये होता है पुनः उत्पादित करना। और इस स्तर के शिक्षण को पूर्णतः विचारहीन माना जाता है। इसको विचारहीन है क्यों? क्योंकि इस स्तर का बालक ऐसे तो है नहीं कि भाई उसमें अवबोध डेवलप हो गया, वो उचित अनुचित को पहचान जाएगा, नहीं पहचानेगा उचित अनुचित को। क्या प्राथमिक स्तर का कोई बच्चा अपने साथ तर्क वितर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इस स्तर के जो शिक्षण होता है उसको पूर्णतः विचारहीन माना जाता है और इसमें रटने पर बल दिया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक तो रटने पर बल वाली, और एक स्मृति स्तर दिया किसने था? हर्बर्ट ने, वो। और एक साधारण स्तर है ये, और सबसे ज़्यादा प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। वैसे सारी इंपॉर्टेंट ही लिखते हैं, बाकी लिखते ही नहीं। देखो अवबोध स्तर। अवबोध स्तर क्या है? अवबोध का मतलब होता है कि मतलब समझ डेवलप होना एक तरीके से, ठीक है। ये स्मृति स्तर से उच्च स्तर का है, ठीक है। उससे तो उच्च ही है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। चिंतन इससे भी उच्च है। तो ये स्मृति स्तर से उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है और इस स्तर पर चिंतन का प्रयोग शुरू होता है। अवबोध में क्या करता है? बच्चा चिंतन शुरू कर देगा, तर्क वितर्क शुरू कर देगा, अपनी तरफ से माइंड लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस शिक्षण में शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा विभिन्न अवधारणाओं को समझकर स्वयं उनका वर्णन करना होता है। कि बच्चे हैं, उनको कोई कंसेप्ट बता जाए तो फिर बच्चे उस कंसेप्ट को सीखे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, और फिर बच्चे स्वयं अपना दिमाग लगाकर तर्क वितर्क विश्लेषण संश्लेषण करके और खुद उसका वर्णन करें कि देखो इसके पॉजिटिव पार्ट ये हैं, इसके नेगेटिव पार्ट ये हैं, ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, ऐसा करने पर ऐसा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह तर्क वितर्क करें। मतलब उसके प्रति एक बच्चे में क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ये होता है अवबोध स्तर। और ये अवबोध स्तर पाया जाता है उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी, मतलब 6 से 8 और 8 से 10। 6 से 10 वाला है ना, ये टाइमिंग पीरियड आता है अवबोध में। इस शिक्षण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे है चिंतन स्तर। ये सबसे उच्च स्तर है। ये शिक्षण सबसे जटिल माना जाता है। पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये सबसे क्या है? जटिल शिक्षण स्तर है। और इस शिक्षण में छात्रों को अत्यधिक सक्रिय रखा जाता है। बच्चा हर एंगल से क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ये चीज विशेषतः ध्यान में होनी चाहिए। और इस शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा अधिगम किए गए बिंदुओं पर स्वयं चिंतन कर पाना एवं किसी विशेष परिस्थिति में तर्क का उपयोग करना होता है। इसमें ये मतलब उम्मीद की जाती है बच्चे से कि भाई ये माना जाता है कि बच्चे में चिंतन डेवलप है, बच्चा चिंतन कर सकता है, किसी चीज़ को लेकर सोच सकता है। और इसमें यह उम्मीद की जाती है कि हम बच्चे को अधिगम का एक पॉइंट दे दें तो बच्चा उसको लेकर चिंतन, खुद चिंतन कर पाएगा उस टॉपिक को लेकर। और विशेष परिस्थिति आ जाने पर इस जो अधिगम जो उसने सीखा है उसको लागू भी कर लेगा और उस लॉजिक का वो यूज़ ले लेगा अपनी लाइफ में। समझ गए? मतलब किसी चीज़ को सीख कर उस पर चिंतन करके और अपनी लाइफ में सटीक जगह पर उसका क्या कर लेना? प्रयोग कर लेना। ये शिक्षण के स्तर का चरम स्तर है। समझ गए? जो शिक्षण में जो स्तर होते हैं तीनों, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, उसमें ये सबसे क्या है? जटिल है, सबसे हार्ड और सबसे अप लेवल है, उच्चतम स्तर है ये, ठीक है। ये शिक्षण सामान्यतया उच्च माध्यमिक, ये जो शिक्षण का स्तर है ये उच्च माध्यमिक मतलब 11-12 और तथा अन्य उच्च शिक्षण कक्षाओं में उपयोग किया जाता है और 12 से अप, ठीक है, उन कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। इस शिक्षण में छात्रों के मध्य वाद विवाद, समूह परिचर्चा, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, प्रश्नोत्तरी, प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क स्वयं करने की छूट दी जाती है बच्चों को कि भाई अब आप अपने स्तर पर करो, ठीक है। अब देखो शिक्षण हेतु योग्यता। शिक्षण करवाने हेतु एक अध्यापक में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखो, एक विषय संबंधी योग्यता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर। शिक्षण विधियों संबंधी योग्यता मतलब मेथड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। शिक्षण व्यवहार संबंधी योग्यता मतलब टीचिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि भाई शिक्षण व्यवहार मतलब पढ़ाते कैसे हैं वो भी ध्यान में होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब कला शिक्षा की वो भी होनी चाहिए पढ़ाने की। और कक्षा कक्ष समस्या समाधान संबंधी योग्यता मतलब कक्षा कक्ष में जो समस्याएं आती है, मतलब अलग अलग खोपड़ी के बच्चे होते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, तो ये चीज़ भी बच्चों में क्या होनी चाहिए, मतलब शिक्षक में होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कक्षा कक्ष समस्या समाधान संबंधी योग्यता। अब इन चारों को हम एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं। पहली है विषय संबंधी योग्यता, ठीक है। एक योग्य अध्यापक अपने विषय की गहरी समझ रखता है।
मतलब एक अच्छा अध्यापक हो तो उसको अपने सब्जेक्ट को लेकर अच्छी कमांड होनी चाहिए, साथ ही समय समय पर अपने क्षेत्र के विषय में हो रहे शोध तथा बदलावों को भी ध्यान में रखता है। अर्थात मतलब उसके सब्जेक्ट को लेकर उसको खुद को अपडेट रहना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट को लेकर नया रिसर्च ये हुआ है, पुराना रिसर्च ये है, और अब मतलब नया क्या जुड़ा है, क्या हटा है, मतलब कौन से लॉजिक थे वो पुराने वाले फेल हो गए, नए एक्सपेरिमेंट के आधार पर अब क्या माना जा रहा है। जैसे आपको पता है पहले यम था, वो ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो ऐसे जो डाटा होते हैं उनको लेकर क्या होना चाहिए, एक टीचर को अपडेट रहना चाहिए और अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड भी रहनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, मतलब खुद भी अध्ययन करते रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर। जो स्तरीय पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से डेवलप रखो, अपने सब्जेक्ट को लेकर लगातार क्या रहो, अपडेट रहो। डाटा वगैरह जैसे इकोनॉमिक्स का कोई टीचर है तो उसके मतलब सांख्यिकी के जो डाटा हैं, लिंगानुपात, गणना, साक्षरता वगैरह जो भी हैं, उन सब को लेकर शिक्षक को अपडेट रहना चाहिए और खुद भी अध्ययन करना चाहिए। नंबर 2, शिक्षण विधियों संबंधी योग्यता। मतलब एक योग्य शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों से परिचित होता है, मतलब उसको अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि भाई किस स्तर के मटेरियल को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है और किस कंटेंट में कौन सी विधि है वो सुपीरियर रहेगी। ये चीज़ है वो एक शिक्षक को अच्छी प्रकार से क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, तथा विभिन्न शिक्षण विधियों की उपयोगिता को समझता है और जो विभिन्न प्रकार के जो टीचिंग मेथड है उनकी वैल्यू क्या है ये भी उसको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा किसी विशेष प्रकरण के अध्यापन हेतु की गई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होगी ये भी समझता है। अर्थात टॉपिक विशेष को लेकर कौन कौन से मेथड है, ये सारी एक ही लाइन में ये बात आ गई, घूम फिर के वही बात है कि मतलब मेथड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा मेथड यूज में लेना है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। शिक्षण विधि के चुनाव के दौरान छात्रों की जरूरत को अवश्य ध्यान में रखता है। अर्थात मतलब बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों के लेवल के अनुसार हमें क्या करनी है, शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। समझ गए बात, ये चीज। नंबर 2 है शिक्षण व्यवहार संबंधी योग्यता। नंबर 3 है शिक्षण व्यवहार संबंधी योग्यता। अर्थात शिक्षण व्यवहार होता है मतलब जो पढ़ाने की कला है, वो शिक्षक का अपने छात्रों के साथ व्यवहार भी उसकी योग्यता का मापदंड होता है। अर्थात मतलब शिक्षक का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है यह उसकी योग्यता का परिचय है। मतलब उसमें योग्यता होगी ना तभी उसका व्यवहार है वो बच्चों के साथ अच्छा होगा। कई टीचर ऐसे होते हैं जैसे बच्चे ने कोई डाउट पूछ लिया तो उसको क्रॉस क्वेश्चन करके दबा देंगे वहीं पर, तो वो अपनी योग्यता नहीं है उसमें खुद में, इसलिए अपनी योग्यता को मतलब अपने जो कलंक है उसको छिपाने के लिए वो बच्चों पर क्या कर रहा है, थोप रहा है। समझ गए, बात आई आपको समझ में। तो ये चीज होती है, तो मतलब उससे उसकी योग्यता झलकती है ना, भाई बच्चों के साथ उसका व्यवहार क्यों है, क्योंकि उसकी योग्यता यही है, उसको वो मापदंडों पर खरा ही नहीं उतर रहा है। समझ गए। और वे शिक्षक जो छात्रों के साथ सकारात्मक तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, उनकी जरूरतों को तथा उनकी समस्याओं को समझता है। शिक्षक को समझना चाहिए पॉजिटिवली, प्रेम पूर्वक बच्चों के साथ व्यवहार करो, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनको समझो। और प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देता है, ये नहीं कि मतलब पर्टिकुलर एक एक बच्चे का उसको ध्यान में रहना चाहिए कि अपने क्लास में ये बच्चे हैं तो इसका इस तरह ऐसा है, इसका इस तरह ऐसा है। और मतलब उनकी जो लेक्चर देने पर उनके जो चेहरे के रिएक्शन होते हैं उनको भी भांपना आना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तथा स्वयं एक आदर्श व्यवहार अपनाता है। शिक्षक को एक आदर्श व्यवहार अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं ना वो शिक्षक को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यदि शिक्षक का खुद का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, मतलब आइडियल बिहेवियर नहीं होगा, तो फिर बच्चे भी क्या सीखेंगे उनसे। समझ गए। मान लो किसी शिक्षक का अनुचित व्यवहार है तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं और ऐसे आगे से आगे क्या होता है, ये व्यवहार का संक्रमण आगे से आगे जारी रहता है। फिर वो बच्चे टीचर बनेंगे तो वो वैसा ही व्यवहार करेंगे और फिर उनसे जो बच्चे पढ़ेंगे वो ऐसा ही सीखेंगे। समझ में आई बात। और निश्चित ही एक योग्य अध्यापक होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, कक्षा कक्ष समस्या समाधान संबंधी योग्यता, ये नंबर 4 पॉइंट है। ठीक है, एक अध्यापक को कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तरह तरह के होते हैं। कई बच्चे जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कईयों का काम यही होता है क्लास को डिस्टर्ब करना, तो उनको कैसे हैंडल करें, उनका मार्गदर्शन कैसे करें। ठीक है। और एक योग्य अध्यापक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है और किसी भी समस्या से सामना होने पर एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। वे विभिन्न प्रकार के नवाचार करता है। अर्थात कोई नई समस्या आई तो उसको लेकर वो ऐसे नहीं कि पहले घबरा जाएगा कि ये नहीं, ये तो अपने बस का नहीं है, इसको छोड़ो और ये हमसे नहीं होगा, इन बच्चों का नाम निकाल दो, यहाँ से टीसी काट दो ना, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, उनको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा कि अच्छा आज तक ऐसे बच्चे थे लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। उसको लेकर नवाचार करेगा, अर्थात नए नए तरीके अपनाएगा और उस बच्चे को क्या करेगा, टैकल करेगा। तो ये 4 क्या थी, ये शिक्षण हेतु योग्यता थी। ठीक है, मतलब एक टीचर को लेकर क्या क्या योग्यता एक शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों,
आज की क्लास में बस इतना ही। आज अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट है। ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ अपने राजस्थान हिस्ट्री के 43 वीडियो 43 वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहाँ जाकर आप सेकंड ग्रेड की पूरी राजस्थान हिस्ट्री मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन सारी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।